हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने सॉलिड स्टेट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था संकुलन क्षमता क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो मैंने क्या बताया आपको, क्रिस्टल जालक में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। इसके बाद में हमने बात की थी परसेंटेज की। तो परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, संकुलन क्षमता परसेंटेज की बात की थी, प्रतिशत की। तो मतलब जिसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। उसके बाद में हमने देखा सरल घनीय एक एक कोष्टिका थी, उसके अंदर हमने देखा जो किनारे होते हैं उनके मध्य हमने लंबाई है उसको a लिया था, गोले की त्रिज्या r लिया था। संबंध की बात की थी किसके बीच में, गोले की त्रिज्या r रेडियस व एक कोष्टिका का सिरा था उसको हमने a लेट किया था, उसके बीच में संबंध रिलेशन की बात की थी। तो हमने वो सब कुछ देख लिया। उसके बाद में हमारे पास में सबसे पहले एससीसी के अंदर संबंध क्या आया था, a के इक्वल टू r आया था, मतलब r के इक्वल क्या आ गया था, a/2 आ गया था। उसके बाद में हमने पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी की बात की थी। सिंपल क्यूबॉइड के अंदर हमने क्या बात की थी, अपने संकुलन क्षमता की बात की थी, जो कि हमारे पास में क्या आया था, गोलों की संख्या इसके पास में मैंने बताया था 1 होती है। तो हमारे पास में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई थी बच्चों, एससीसी के अंदर हमारे पास में सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी जिसकी होती है वो एससीसी की होती है, और वो कितनी आ गई थी, 52.4% आ गई थी। आज इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आज इस वीडियो में बात करेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करेंगे। इसके अंदर संकुलन क्षमता कितनी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। देखो पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा निकाल के बताया था एकदम 1 बाय 1 स्टेप, लेकिन हमारे लैब असिस्टेंट की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होती है उसमें हमें निकालना कोई भी नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछता है कि कितनी होती है। तो आपको भी डायरेक्ट याद करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना। तो एफसीसी के अंदर कितनी क्या हो जाएगी सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके अंदर अवयवीकरण कितने होते हैं, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, निकालना आपको कोई भी नहीं पूछता। तो मैं आज इस वीडियो में आपको डायरेक्ट बताऊंगा, और निकालना अगर आपको सीखना है तो पीछे वाला वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको सब कुछ बताया कैसे क्या निकालना है। अब स्टार्ट करते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। तो फेस सेंटर यूनिट सेल। अब बात करेंगे एफसीसी, किसके अंदर, एफसीसी में। एफसीसी को आप लोग क्या बोल देते हो बच्चों, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, मतलब फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें बात करेंगे तो सबसे पहले तो क्या बना लेते हैं, घन बना लेते हैं, जो कि आप लोग बनाते आ रहे हो, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं घन के अंदर ही कर रहे हैं, है ना। तो आप साथ साथ बना लो और एकदम अच्छे से बनाना सीख जाओ। देखो घन के अंदर सभी कोनों पे क्या होता है, एक एक अवयवीकरण उपस्थित होता है, और हमने अवयवीकरण को किस रूप में माना है, गोले के रूप में माना है। इसकी भुजा है, साइड है, उसको हमने ए लेट किया है, यहाँ से लेकर ए होगी, तो सभी साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। आगे कहानी समझ में। उसके बाद में मैंने क्या बताया, इसमें अवयवीकरण फेस सेंटर यूनिट सेल के अंदर कितने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। प्रत्येक गोला है उसकी रेडियस हमने क्या लेट कर ली थी, ए लेट कर ली थी। इसके अंदर गोले कितने हो जाएंगे, देखो एक तो सब फेसेस पे होगा, हर फेस पे एक एक गोला होगा, है ना, 6 फेस है। उसके बाद में एक हर एक कोने के ऊपर उपस्थित होगा, और मैंने इनका विभाजन डिवीजन किस प्रकार होता है वो भी आप लोगों को समझाया। प्रत्येक कोने का डिवीजन 1/8 होता है, और हर एक फेस का कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, जो कि मैंने आपको पीछे वाले वीडियोज में बता दिया है। तो यहाँ पे अपने को देखना है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करेंगे कि कितने गोले उपस्थित हो जाते हैं। तो हर एक कोने के ऊपर एक है, तो यहाँ भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, सब जगह एक एक अवयवीकरण उपस्थित है। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई थी, ठीक है। अब जैसे कि एक कण यहाँ उपस्थित है, एक फलक के केंद्र पे है, सपोज दैट केंद्र यहाँ, तो एक कण ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा ये यहाँ पे, इसकी त्रिज्या ऐसे हो जाएगी, राइट। ऐसे यहाँ वाला है, इसकी भी त्रिज्या ऐसे हो जाएगी। अब एकदम आपको राउंड बनाना है, ऐसे नहीं कि मेरी तरह बना दो, ठीक है, डायरेक्ट बनाना है। तो देखो अब 3 कण हो गए, एक की रेडियस r है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक काम में आएगी इसकी रेडियस, राइट, r, इधर भी इसकी r, बीच वाला है इसकी r, इधर भी, और सेम इधर भी r, इधर वाली से कोई मतलब नहीं है। मतलब टोटल कितने r हो गए, 4r हो गए। प्रत्येक गोले की त्रिज्या r है, तो यहाँ पे एस सपोज दैट यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई एस। आप नाम भी दे सकते हो ए बी सी डी जितना चाहो, या फिर जैसे ये लो बी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, यहाँ पे अपने पास में क्या बन जाएगा,
समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जिससे हमें यहाँ पे अभी एक बार कुछ भी काम में नहीं लेना। हालांकि उसका यूज होता है, लेकिन हमें क्यों नहीं काम में लेना, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट पेकिंग एफिशिएंसी का पता होना चाहिए किसमें कितनी होती है। यहाँ पे सिर्फ हमें इसकी ए के इक्वल आर कितना आता है ये संबंध पता होना चाहिए। तो ए से लेके सी तक कितने आर हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी लेट की हमने, आर की है ना। प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी लेट की है बच्चों, आर की है। उसके बाद में हमारे पास में ए सी तक कितना हो गया, ए से लेके सी तक कितना हो गया, आर प्लस आर प्लस आर, टोटल कितने हो गए, 4 आर हो गए। उसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, प्रमेय लगाते हो, तो हमारे पास में इसका रिलेशन निकल के आ जाता है, जो कि कितना आ जाएगा, सपोज दैट कि आर के इक्वल, मतलब ये ए साइड है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी की सारी साइड्स क्या है, ये ए, ये भी ए, ये भी ए, तो यहाँ पे बीच वाला आएगा वो रूट के अंदर आएगा। अब कैसे क्या निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन हमें संबंध पता होना चाहिए आर और ए के बीच में। तो संबंध यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, निकल के 2/√2। अगर आप बोलोगे सर निकाल के बताओ तो वो भी बता देंगे, लेकिन डायरेक्ट आपको याद रखना पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जाता है। अब देखो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है एफसीसी में, तो कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है एफसीसी में। इंपॉर्टेंट लाइन है ना, तो यही बात मैंने आपको पीछे भी दिखाई है। एफसीसी में गोलों की संख्या मतलब अवयवी कणों की संख्या, ऐसे बोल सकते हो। गोलों की संख्या कितनी बताई थी बच्चों, मैंने 4 बताई थी, कितनी, 4। ये बात आपकी समझ में आ गई। इससे हमारे पास में क्या निकल जाएगी, संकुलन क्षमता निकल जाएगी। संकुलन क्षमता कैसे निकालना बताया मैंने, जैसे गोलों का आयतन अपोन में घन का आयतन हो जाता है, मल्टीप्लाई में 100 हो जाता है। अब यहाँ पे गोले कितने हैं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसके बाद में डायरेक्ट निकाल दोगे, राइट। तो देखो यहाँ पे मैं संकुलन क्षमता की बात करता हूँ, किसकी, संकुलन क्षमता, डायरेक्ट लिख देंगे इसके अंदर, निकालना आपको बताया मैंने पीछे वाली वीडियो। संकुलन क्षमता कैसे निकालोगे, गोले का आयतन, यहाँ पे गोले कितने हैं, 4 हैं, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा 4 गोलों का आयतन, राइट, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 गोले का आयतन। आगे खाने समझ में, 4 इंटू गोले का आयतन अपोन में क्या हो जाता है, यहाँ पे घन के रूप में मानते हैं हम, तो घन हो जाएगा ना, यहाँ भी एक घन उपस्थित है, तो क्या हो जाएगा अपोन में घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज के अंदर क्या आता है, 100 आ जाता है। अब देखो आपने देखा कि सर 4 का तो 4 रहेगा, एक गोले का आयतन क्या हो जाता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कि सर आप ऐसे लिख दोगे 4/3, राइट। उसके बाद में अपोन में देखो क्या आ जाएगा, घन का आयतन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, क्या हो जाता है, ए क्यूब हो जाता है। तो मैं यहाँ पे साथ में लिख दूं ऐसे, ये तो क्या हो गया पाई आर क्यूब अपोन में ए क्यूब, ये पूरी लाइन ऐसे मिली हुई है, बीच में मल्टीप्लाई भी आप मान लो, क्योंकि 4 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई है बीच में, वैसे भी इतना तो आप पढ़ चुके हो ना, तो इसको क्या अलग अलग रहने दो, जिससे कि क्या आपके समझ में आ जाए, बाकी है साथ में। अब मल्टीप्लाई में आप क्या कर देते हो, डायरेक्ट 100 से कर देते हो, राइट। अब ए की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, a/2√2 है ना, 2√2, ठीक है। ये वैल्यू ए की जगह पुट कर दोगे, आर की वैल्यू आपके पास में क्या है बच्चों, रेडियस हमने लेट किया तो आर का आर ही रह जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास में लास्ट में निकल के आ जाएगा सारा का सारा, है ना। तो नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे कहाँ पे लिख देते हैं, नीचे यहीं पे लिख देते हैं। देखो ये 4 का तो 4 ऐसा रह जाएगा, ये 4/3 भी ऐसा रह जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर क्यूब ही रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया आर क्यूब। अब बात करेंगे अपोन में सर क्या आ जाएगा, देखो 4/3 7 सब कुछ रख दिया, यहाँ पे 2 है, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और 8 को ये √2 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसकी भी पावर 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि 8/√2, डायरेक्ट आगे कहानी समझ में। तो मैं सारा का सारा यहाँ पे एक साथ लिख देता हूँ अपोन के अंदर एक साथ में, ये वाला कौन सा, इसके अंदर जो घन का आयतन है ये वाला, 3 और 7 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, यहाँ पे 8 × 2√2 बच जाएगा लास्ट में, राइट। अब इसको आप क्या कर सकते हो, काट पीट कर सकते हो, और उसके बाद में देखो आर है, इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, आर क्यूब, क्योंकि उसका भी क्या हो रहा है यहाँ पे क्यूब हो रहा है। तो ये आप लोगों के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा,
क्योंकि हमने 2√2r³ का क्या किया है यहाँ पे स्क्वायर किया, क्योंकि a की वैल्यू यही तो है अपने पास में, क्योंकि यहाँ से a आ जाएगा इधर, मतलब उल्टा करेंगे तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई क्या कर दोगे आप 100। अब ये इतना कुछ आपको याद रखना ही नहीं है, एफसीसी में डायरेक्ट आपको परसेंटेज याद रखना है, और वो कितना हो जाता है सबसे ज्यादा कितना, इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाता है 74.06%। ये किसके इक्वल होता है 74% के। आपको सिर्फ डायरेक्ट याद रखना है एफसीसी के अंदर कितना होता है परसेंटेज, संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो क्या बोल दोगे सर 74% होती है। बस आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, ये रामायण आपको याद नहीं रखने। ये कहानी समझ में आ गई आप लोगों के? अगर ये कहानी समझ में आ गई तो उसके बाद में मैं अगला आपको लिखवा देता हूँ बीसीसी के अंदर, काय केंद्रित एकक कोशिका में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में अपने कितना क्या हो जाएगा। देखो आपको सिर्फ इतना याद रखना है उसके अंदर कितनी वैल्यू आएगी, जैसे एफसीसी में 74% आई है, ऐसे ही उसके अंदर रखनी है यार, ठीक है। बाकी आपको कोई भी नहीं पूछेगा, बस ये कैलकुलेशन वगैरह डायरेक्ट पूछेगा, तो ये करवाना सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि एग्जाम में आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, तो डायरेक्ट याद ही करना है ना। अगर बोर्ड की एग्जाम में लिखते तब जाके सब कुछ करना होता है। तो अगली हेडिंग एफसीसी के बाद में क्या डाल दोगे, बीसीसी। बीसीसी का मतलब क्या हो गया, बी का मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें एकक कोशिका है, मतलब काय केंद्रित एकक कोशिका। इसके अंदर अपने पास में बस आपको दो चीजें याद रख लेनी है, क्या, एक तो भुजाओं के मध्य संबंध क्या होता है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और उसके बाद में अगला क्या हो जाएगा, अपने अंदर इसकी संकुलन क्षमता है वो कितनी। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, संबंध, ए और आर के बीच में संबंध। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं बीसीसी में क्या, ए व आर में संबंध, डायरेक्ट ये लिख दूंगा ना। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ये घन बनेगा, लेकिन उसके अंदर कैसे क्या काम में लेना है वो सारा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इसके अंदर a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4r/√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4r/√3 आ जाएगा। या फिर दूसरा जैसे मैं लेना चाहूँ √3 नहीं √4 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू रख दूं सबसे पहले, तो क्या यहाँ पे 4 अपॉन में क्या आएगा, इसमें रूट में आएगा, और वो कितना आ जाएगा √3, और ये आर है। या तो ये निकाल लो आप, है ना समझ, या फिर मैं दूसरा बोलूंगी नहीं सर मुझे तो आर के इक्वल बताओ, ए के इक्वल नहीं बताना, तो सीधा सा आप इसको उल्टा कर दो, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब √3/4 हो जाएगा। बस इतना सा फर्क है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो क्या, अगर ये इधर आ रहा है तो √3/4, ये संबंध हो गया किसके बीच में, ये ए अपनी जगह रह जाएगा। तो ये तो हो गया इसके बीच में संबंध ए और आर के मध्य। यहाँ पे बीसीसी के अंदर गोलों की संख्या कितनी हो जाती है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, टेबल के अंदर कितनी, 2, तो उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, है ना। बीसीसी में गोलों की संख्या, बीसीसी में गोलों की संख्या कितनी हो जाती है, ये डायग्राम एफसीसी का, ऊपर बीसीसी का नहीं है, कितनी बताई मैंने, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसके अंदर आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे बीसीसी के अंदर तो कितनी आ जाएगी, देखो इसके अंदर आ जाएगी 68%। कितनी, 68%। सारों की वैल्यू पुट करते ही आपके पास में संकुलन क्षमता कितनी आ जाएगी, इसके अंदर 68%। कितनी, 68। और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी, क्या, पीई, पीई मतलब पैकिंग एफिशिएंसी। हाँ, तो इसकी बात करेंगे तो कितने परसेंट आ जाती है बच्चों, 74%, सॉरी 68%। हाँ, कितनी परसेंटेज है, 68%। बीसीसी के अंदर कितनी है, 68%। यही क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। तो यहाँ पे मैं तीनों के आपको एक साथ में लिखवा देता हूँ, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले मैंने बताया एससीसी, किसका, एससीसी का, जो कितना था 52.4%। उसके बाद में मैंने एफसीसी बताया, एफसीसी का कितना था 74.06, किसके इक्वल है ये, ऑलमोस्ट 74% के। उसके बाद में मैंने किसकी बात की, बीसीसी की, बीसीसी का कितना आया हमारे 68%। ये तीनों आप एक जगह लिख लो, इससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ये तीनों आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे, हाँ ले लो आराम से। अब देखो ये हमारे पास में संकुलन क्षमता हो गई। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की।
जैसे हम बात करेंगे कि जैसे हमारी यूनिट सेल होती है, इसके अंदर डायमेंशन है, इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो कि आपको मतलब ए कैसे ज्ञात करोगे। ए मीन्स जैसे कि मैं बात करूं, हमने एक कोष्ठिका को किसके रूप में माना है बच्चों, घन के रूप में माना है। तो बात करेंगे जैसे इसका आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन मीन्स वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे। ऐसे ही अगर बात करेंगे इसके डेंसिटी की मतलब घनत्व को कैसे निकालोगे, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है फॉर्मूले के ऊपर, तो मैं वो सब आपको दिखा देता हूँ। सॉरी फॉर दैट। कि क्या निकालेंगे हम यूनिट सेल के अंदर जो डायमेंशन वगैरह दे रखी है वो सब कैसे निकालेंगे, इसकी बात करेंगे। दिशाओं की दिशाओं का मतलब ऐसे समझ सकते हो, इसके अंदर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उसका घनत्व कैसे निकालेंगे, उसके अंदर जो द्रव्यमान है परमाणु का वो कैसे निकालेंगे, उसके किनारों की लंबाई हमने क्या लीट किया, ये सब हम निकालने वाले। तो क्या लिखोगे, हेडिंग आप कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन इन यूनिट सेल, किसके अंदर, यूनिट सेल के अंदर। तो हमने देखा सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो, क्या, कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे लिख लो कैलकुलेशन ऑफ, किसकी बात कर रहे हो हम, डायमेंशन की। मतलब डायमेंशन मतलब दिशाएं या फिर जो पेरीमीटर्स हैं इसकी, डायमेंशन इन यूनिट सेल, कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन इन यूनिट सेल, किसकी बात कर रहे हो, यूनिट सेल की। हाँ, अब देखो सबसे पहले देखो हमने क्या ली, एक एकक कोष्ठिका ली, और किसके रूप में लिया हमने बच्चों, एकक कोष्ठिका को हमने घन के रूप में माना है। घन के रूप में क्यों माना है, क्योंकि इसके अंदर जो साइड्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, इक्वल। ऑल साइड्स आर क्या हो जाती हैं, इक्वल। सपोज दैट हमने इसके अंदर एक साइड को ए लेट कर लिया, तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। अगर ये ए है तो ये सारी की सारी क्या है, इसके अंदर इक्वल है। क्योंकि आप लोगों को पता है ये दो आयत जो मतलब घर बनता है वो किससे बनता है, दो आयतों से मिलकर बनता है, किससे, आयत से, है ना। सॉरी, आयत से नहीं बनता, किससे बनता है, आयत में तो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है। हाँ देखो इसके अंदर क्या हो जाता है, किससे बनता है, आयत से बना है या किससे बना है, पैरेललोग्राम से बनता है, पैरेलल से बनता है, किससे बनता है बताओ। हाँ देखो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे किनारों की लंबाई है, लेंथ, उसको हमने किससे माना है, ए मान लिया। तो एक कोष्ठिका के किनारों की लंबाई, एक कोष्ठिका के किनारों की लंबाई हमने क्या लेट कर ली है, ए लेट कर ली है ना, क्या लेट कर ली, ए लेट कर ली। ये एक कोष्ठिका की ही बात चल रही है। उसके बाद में इसका आयतन है, वॉल्यूम है, लंबाई को आप क्या बोल देते हो बच्चों, लेंथ बोल देते हो, है ना। तो उसको हमने ए लेट कर लिया। उसके बाद में एक कोष्ठिका का जो आयतन है उसको हमने क्या लेट कर लिया है, आयतन को आप वॉल्यूम बोल देते हो तो v से लिख देंगे, तो हमने इसको a क्यूब बोल दिया, है ना। क्या हो जाता है, आयतन इसका क्या हो जाता है, a क्यूब। ऐसे जो ठोस के पदार्थ हैं, मतलब इस ठोस पदार्थ के अंदर जो परमाणु है वो भी कुछ ना कुछ होंगे, उनका जो द्रव्यमान है वो हम क्या कर लेते हैं, लेट कैपिटल A कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास में पहले फॉर्मूला दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो वो सब कुछ हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो ठोस पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठोस पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए लेट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। अगर एक कोष्ठिका में कणों की संख्या है, मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो मतलब कितना हो जाएगा, अवयवी कण कितने हो जाएंगे, जेड लेट कर लेंगे। तो एक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, एक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाती है, हमने क्या लेट कर ली, जेड कर ली, अवयवी कणों की संख्या। उसके बाद में एक कोष्ठिका का घनत्व है, घनत्व हमने क्या लेट कर लिया है, सपोज दैट डी, डेंसिटी से लिख देंगे। घनत्व को क्या बोल दोगे, डी बोल दोगे। वैसे भी घनत्व को डी से ही लिखते हैं, है ना। अवोगाद्रो संख्या क्या हो जाती है बच्चों, एन ए हो जाती है, अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या, जिसको आप किससे लिख देते हो, एन ए से लिख देते हो। और ये किसके इक्वल हो जाती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, कितना, 23। अवोगाद्रो नंबर किसके इक्वल हो जाते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये इसके इक्वल हो जाता है। उसके बाद में बात करेंगे अपने पास में जो ठोस में एक परमाणु का द्रव्यमान, ये तो ठोस पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान है। उसके बाद में एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या कर लेंगे, स्मॉल m लेट कर लेंगे, क्योंकि अगर दोनों को m लेट कर लेंगे तो अलग अलग कैसे होगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए क्या बोल दोगे,
ठोस में एक परमाणु का द्रव्यमान, जो अपने पास में क्रिस्टल बना है उसकी बात चल रही है ना। ठोस में एक परमाणु का द्रव्यमान, ये कितना हो जाएगा, इसकी बात हमने क्या कर ली, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे हम बच्चों, अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान है वो कैसे निकालेंगे। ऐसे एकक कोष्ठिका में एक परमाणु का द्रव्यमान है वो किस प्रकार निकालेंगे, वो सारे 1 बाय 1 हम लिखने वाले हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा किसको क्या लेट किया है, उसके बाद आगे चलते हैं कंटिन्यू, है ना। हाँ, मैं इरेज कर देता हूँ, है ना। ये याद रखना किसको क्या लेट किया है हमने, क्योंकि यही सब कुछ काम आने वाला है आगे फॉर्मूला जब हम लिखेंगे अब तब। हाँ, अब देखो सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, एकक कोष्ठिका का जो द्रव्यमान है, मास है, उसकी बात कर लेते हैं। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, द्रव्यमान को आप क्या बोल दोगे, मास बोल दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कणों की संख्या, उसमें कितने कण है वो, और एक परमाणु का द्रव्यमान, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कणों की संख्या और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे एक कण का द्रव्यमान, मास ऑफ 1 एटम, एक कण का द्रव्यमान। आ गई ये कहानी समझ में आप लोगों के। तो यहाँ पे देखो कणों की संख्या हमने क्या लेट की है, जस्ट अभी जेड, कणों की संख्या का मतलब क्या है, जेड, और एक कण का द्रव्यमान हमने क्या किया है, स्मॉल m लेट किया है। तो यहाँ पे क्या बोल दूंगा मैं, जेड इंटू स्मॉल m, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, एक कोष्ठिका का जो मास है, द्रव्यमान है, वो यहाँ से निकल के आ जाएगा। उसके बाद में हमने देखा एक कोष्ठिका में एक परमाणु का द्रव्यमान अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। एक परमाणु का द्रव्यमान जब भी निकालना हो तो क्या करेंगे, कुल द्रव्यमान है उसके अंदर हम अवोगाद्रो नंबर्स हैं उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास में एक कोष्ठिका में एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो निकल के आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या निकल के आ जाएगा, एक कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका में एक परमाणु का द्रव्यमान, किसका, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। अब एक परमाणु का द्रव्यमान क्या आ जाएगा, अपने पास में जो कुल द्रव्यमान है वो टोटल मास, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है बताओ, याद है क्या, अभी जस्ट 1 मिनट पहले की बात है, अपोन में अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या। देखो कुल द्रव्यमान मतलब उसका द्रव्यमान कितना है टोटल, उसको हमने क्या लिख किया था, कैपिटल ए से लिखा था, और एक परमाणु के द्रव्यमान को हमने क्या लिखा था, स्मॉल m से लिखा था। तो इसका कुल द्रव्यमान क्या लिख किया हमने, ए किया। अवोगाद्रो संख्या क्या है बच्चों, Na है, क्या है, Na। तो A अपॉन क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। अब बात करेंगे एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, मतलब क्या हो जाएगा, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान हमारे पास में क्या निकल के आ गया, Zm आ गया था, है ना। उसके बाद में हमने क्या बात की, यहाँ पे एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान Z की वैल्यू अगर रखना चाहें आगे तो क्या रख सकते हैं हम, वो सब कुछ भी देखने वाले हैं। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी, है ना। हाँ, आगे चलेंगे आगे। हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर मैं m की वैल्यू रखना चाहूँ एक कोष्ठिका के अंदर, किसकी, इस m की वैल्यू, तो क्या निकल के आ जाएगी, देखो भाग्य आएगा, जस्ट इस m का मतलब द्रव्यमान है और इस m की वैल्यू क्या है, a अपॉन n है। ये हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पुट कर सकते हैं ना, इसी के आगे, किसके आगे, Zm के आगे। क्यों, क्योंकि ये a क्या है, यहाँ पे कुल द्रव्यमान है, तो एक कोष्ठिका का कुल द्रव्यमान किसके इक्वल हो जाएगा, Z इंटू ए अपॉन Na। इसको मैं पुट कर सकता हूँ आराम से। तो यहाँ पे एक कोष्ठिका का ही द्रव्यमान क्या आ जाएगा, देखो Z तो अपनी जगह ऐसे का ऐसा रह जाएगा, ये रहा, और उसके बाद में a अपॉन Na, द्रव्यमान की बात हो रही है ना। हाँ, तो ये मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर पुट कर सकता हूँ m की वैल्यू, क्योंकि ये हमारे पास में m तो निकल गया है एक परमाणु का द्रव्यमान, और ये भी क्या है, एक कण का द्रव्यमान, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, ये स्मॉल m तो है, ये तो है, तो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, क्या है, a अपॉन n है।
और कुछ भी नहीं किया, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों क्या हो गए, एक हो गए। बस ये काम किया, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाई यहाँ पे। हाँ, उसके बाद में किसकी बात कर लेंगे, एक कोष्टिका का जो घनत्व है, डेंसिटी है, उसकी बात कर लेंगे। बच्चों घनत्व कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकाल देंगे, एक कोष्टिका का जो द्रव्यमान होता है वो उसके अपोन में क्या हो जाएगा, एक कोष्टिका का आयतन, मतलब m/v होता है। डेंसिटी के इक्वल क्या हो जाता है, m/v, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे मास किसका हो रहा है, एक कोष्टिका का द्रव्यमान, तो उसका द्रव्यमान अपॉन में एक कोष्टिका का आयतन वॉल्यूम। बस हमारे पास में इतना होते ही सब कुछ आ गया। उसके बाद में आपको टेंशन नहीं लेनी, सारा देखो जो भी इसके अंदर फॉर्मूला था सारे के सारे आ गए, है ना। तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, एकक कोष्ठिका का घनत्व है। घनत्व को आप क्या लिख देते हो, डेंसिटी। और डेंसिटी मतलब क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन हो जाता है। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, किसका द्रव्यमान हो जाएगा, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। किसका, एकक कोष्ठिका। ऐसे छोटी क्लास में पढ़ते थे क्या, एक एक नाम, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। किसका, मास ऑफ यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अपोन में क्या आ जाएगा, आयतन की, किसका, एकक कोष्ठिका, है ना। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका का आयतन, मींस इंग्लिश में क्या बोल दोगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। किसका, एकक कोष्ठिका का घनत्व। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, अपने मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा। बस इतना लिखते ही आपके पास में क्या आ जाएगा, हमने जो भी ऊपर लिखा है वो सारा का सारे आ जाएगा। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान आपने क्या निकाला है, ये रहा सर, क्या, Z इंटू ए अपॉन एन, एक तो ये आ जाएगा। उसके बाद में आयतन क्या है, ए क्यूब, मतलब मैं पूरा ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो ऐसे, कैसे, ये Z इंटू ए अपॉन में क्या है, एन ए। चलो सर हमने लिख दिया। उसके बाद में ये अपॉन आयतन, आयतन मींस क्या है, ए क्यूब, ये रहा। हमने क्या लिखा, शुरुआत में लिखा है आयतन वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, क्योंकि घन का आयतन है, और घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। ये हमारे पास में क्या आ गया, डेंसिटी आ गई, Z अपॉन ए क्यूब एन ए। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास में क्या है, सारे के सारे क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन इन यूनिट सेल कंप्लीट हो जाता है। कल स्टार्ट करेंगे अपने नया टॉपिक। जब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। तब तक अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।